नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है रेडियो उड़ान के प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स पर। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम लेते हैं जायजा खबरों का जो जुड़ी है डिसेबिलिटी सेक्टर से। कम्युनिटी कलर्स इस प्रोग्राम को आप हर शुक्रवार रात 9 बजे और रिपीट शनिवार दोपहर 4 बजे सुनते हैं। दोस्तों, भारत में हम सभी के आसपास आजकल मौसम बदल रहा है, बारिश के दिन आने वाले हैं और आशा करते हैं कि आप इसके लिए तैयार हो रहे होंगे। भाई, बाहर बारिश का मौसम हो, ठंडी हवाएं चल रही हो और आपके हाथ में अदरक वाली चाय का एक ग्लास भी हो, तो बस इस माहौल को पूरा करने के लिए चाहिए रेडियो उड़ान का म्यूजिक और रेडियो उड़ान का एंटरटेनमेंट। दोस्तों, आपको बता दें कि आप रेडियो उड़ान को लाइव सुन सकते हैं www.radioudan.com पर। साथ ही साथ इसे लाइव सुनने के लिए कई लाइव वेबकास्ट स्ट्रीमिंग साइट्स पे भी आप जा सकते हैं और रेडियो उड़ान को लाइव सुनने का मजा ले सकते हैं। साथ ही साथ रेडियो उड़ान अवेलेबल है थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि एलेक्सा, ट्यून इन और गूगल पर। और अगर आप चाहते हैं अपना मन पसंद शो सुनना अपने मन पसंद कन्वीनियंट टाइम पर, तो आप जरूर विजिट करें हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर आपको मिलेगा आपका पसंदीदा शो। दोस्तों, रेडियो उड़ान मनोरंजन से भरपूर, नॉलेज से भरपूर, टेक्नोलॉजी अपडेट से भरपूर कई कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते रहते हैं और जिसके अपडेट्स भी हम अपने सोशल मीडिया के माध्यम से साझा करते रहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सब हमें सोशल मीडिया के सभी चैनल्स के माध्यम से जरूर फॉलो कर रहे होंगे, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन के द्वारा, और ये सभी मनोरंजक जरूरी जानकारी भी आप तक पहुंच रही होगी, जिसका लाभ आप जरूर उठा सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, अगर आज के कार्यक्रम की बात करें तो अब इस वक्त हो चला है वक्त हमारे प्रोग्राम को सही से शुरू करने का। सही मायने में इसे शुरू करने के लिए सुनते हैं आज के शो की हेडलाइंस। पेंशन बढ़ाने की तैयारी में दिल्ली सरकार, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को होगा सीधा फायदा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल भुगतान प्रणाली और सरकारी वेबसाइटें हों दिव्यांगजनों के लिए सुलभ। हाई कोर्ट ने KPTCL को 75% दिव्यांग कर्मचारियों को AO नियुक्त करने का निर्देश दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने विकलांग कोटा भर्ती पर मांगा जवाब। अब हर चौथा सरकारी घर दिव्यांगजनों के नाम होगा, केंद्र सरकार का ऐतिहासिक फैसला। लखनऊ में दिव्यांग कलाकारों को हर 2 महीनों में मिलेगा एक कार्यक्रम। राजस्थान के हर अस्पताल में बन सकेगा दिव्यांग सर्टिफिकेट, ऑनलाइन कार्ड डिलीवरी की होगी सुविधा। नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा, लोक सेवा आयोग PSC की गलती के लिए दिव्यांग उम्मीदवार जिम्मेदार नहीं। उत्तर प्रदेश के हर जिले के दिव्यांगों को मिलेगा मोटराइज्ड ट्राइसिकल का तोहफा, योगी सरकार का बड़ा ऐलान। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा, दिव्यांग सैनिकों को पेंशन के मामलों में अदालतों में लटकाना है गलत। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में दिव्यांगों ने किया प्रदर्शन, 2 किलोमीटर तक घिसते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे दिव्यांग संघ के दर्जनों कार्यकर्ता। सेबी ने दिव्यांगजनों के लिए लिया बड़ा फैसला, डिजिटल KYC सुविधा देने को कहा। हाईकोर्ट ने 24 सप्ताह के भ्रूण के गर्भपात की दी अनुमति, पड़ोसी ने दिव्यांग महिला का किया था रेप। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, आज की पहली खबर सुनते हैं दिल्ली सरकार से आती हुई। दिल्ली सरकार ने बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के पेंशन में इजाफा करने की तैयारी कर ली है। इस फैसले से राजधानी के कम से कम 5 लाख बुजुर्गों और 1.2 लाख दिव्यांग व्यक्तियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। दिल्ली सरकार जल्द ही सीनियर सिटीजन और दिव्यांगजनों के लिए बड़ी ही राहत देने जा रही है। सरकार की योजना के तहत इन वर्गों को दी जाने वाली मासिक पेंशन में 500 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी।
इस फैसले से राजधानी से कम 5.3 लाख बुजुर्गों और 1.2 लाख दिव्यांग व्यक्तियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद की जा रही है। दोस्तों, खबर सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट से। एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को घोषणा की कि डिजिटल एक्सेस का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है और ये सुनिश्चित करने के लिए निर्देशों का एक सेट जारी किया कि KYC प्रक्रिया चेहरे की विकृत यानी कि एसिड हमलों, दुर्घटनाओं आदि के कारण विजन लॉस होने वाले व्यक्तियों के लिए सुलभ हो। न्यायालय ने ये भी निर्देश दिए कि सभी सरकारी वेबसाइटों के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 46 का पालन करना अनिवार्य है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों में ही दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ वेबसाइटें होना जरूरी है। गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, डिजिटल भुगतान प्रणाली और लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म सहित अन्य सभी ऑनलाइन सेवाएं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ होनी चाहिए। दोस्तों, सुनते हैं खबर कर्नाटक के बेंगलुरु से। यहाँ पर हाईकोर्ट ने कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी KPTCL को 75% दिव्यांग कर्मचारी को लेखा सहायक अधिकारी AO नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही इसमें इस बात पर जोर दिया है कि दिव्यांग भर्ती प्रक्रियाओं में चिकित्सा प्रमाणन के अलावा कार्यात्मक क्षमता का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस NV अंजारिया और जस्टिस KV अरविंद की बेंच ने KPTCL के सहायक के रूप में कार्यरत वर्तमान कर्मचारी अनिल कुमार द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किए। दायर याचिका में दिव्यांगता कोटे के तहत पदोन्नति के लिए आवेदन दिया गया था। दोस्तों, खबर सुनते हैं बॉम्बे हाईकोर्ट से। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते महाराष्ट्र सरकार से विभिन्न राज्य विभागों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित सभी बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान की मांग करने वाली याचिका पर जवाब देने को कहा था। जनहित याचिका मिशन एक्सेसिबिलिटी द्वारा दायर की गई थी, जो कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और समावेश की समर्पित दृष्टिबाधित अधिवक्ताओं द्वारा स्थापित एक गैर सरकारी संगठन है। इसने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 को लागू करने की मांग की, जो कि शैक्षणिक संस्थानों सहित सभी सरकारी प्रतिष्ठानों में दिव्यांगों के लिए 4% क्षैतिज आरक्षण को अनिवार्य करता है। अधिवक्ता पृथ्वीराज चौधरी ने शेरोन पटेल के माध्यम से दायर याचिका में महाराष्ट्र सरकार और शैक्षणिक निकायों द्वारा कानून का व्यवस्थित रूप से पालन न करने पर प्रकाश डाला। याचिकाकर्ता ने सरकारी आंकड़ों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि भारत में 26 मिलियन दिव्यांगों में से केवल 36% ही कार्यरत है। उल्लेखनीय रूप से आंकड़ों के अनुसार दिव्यांग पुरुषों में से 47% को रोजगार मिलने की संभावना है, जबकि महिलाओं में ये संभावना केवल 23% है। दोस्तों, अब सुनते हैं भारत सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला। भारत सरकार ने दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा में लाने की दिशा में एक ऐतिहासिक और सशक्त कदम उठाया है। अब केंद्र सरकार द्वारा आवंटित सरकारी आवासों में 4% घर दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। ये फैसला न केवल एक नीतिगत परिवर्तन है, बल्कि सम्मानजनक समावेशिता की नई शुरुआत भी है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार ये आरक्षण दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत लागू किया गया है और इसे GPRA प्रणाली में तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। जिन केंद्र सरकार के कर्मचारियों को RPWD एक्ट 2016 की धारा 2R के अनुसार बेंचमार्क डिसेबिलिटी की श्रेणी में रखा गया है, उन्हें अब सरकारी घर के लिए बोली प्रक्रिया में प्राथमिकता के साथ आवंटन किया जाएगा। इसके लिए उन्हें UDID कार्ड प्रस्तुत करना होगा, जो उनके विकलांगता प्रमाण के रूप में मान्य किया जाएगा। पात्र दिव्यांगजनों को हर महीने हर श्रेणी के खाली आवास में 4% आरक्षण डिसेबिलिटी रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट हाउसिंग मिलेगा। ये आवंटन संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑटोमेटेड सिस्टम ऑफ अलॉटमेंट यानी ASA द्वारा किया जाएगा। उम्मीदवारों को पहले से पंजीकृत रहना होगा और UDID कार्ड को अपने प्रोफाइल में अपलोड करना होगा। मंत्रालय विभाग द्वारा सत्यापन के बाद आवेदन निदेशालय को
अग्रेषित किया जाएगा। पात्र व्यक्ति को ई संपदा पोर्टल पर PWD श्रेणी के अंतर्गत बोली लगानी पड़ेगी। दोस्तों, खबर सुनते हैं लखनऊ से। विशेष संवाददाता प्रदेश के दिव्यांग कलाकारों के लिए अच्छी खबर है। सांस्कृतिक विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत संस्कृति निदेशालय एवं उससे संबंधित अन्य संस्थानों द्वारा प्रदेश व देश में आयोजित एवं प्रायोजित कार्यक्रमों में भाग लेने वाले कलाकारों को दिए जाने वाले मानदेय एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में जारी निर्देश में आंशिक संशोधन किया गया है। अब सभी दिव्यांग कलाकारों को उनकी आजीविका के लिए 2 माह में एक कार्यक्रम दिया जा सकता है। ये जानकारी प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि दिव्यांग कलाकारों की रोजी रोटी की व्यवस्था के लिए जनहित में 2 माह में एक कार्यक्रम दिए जाने की व्यवस्था की गई है। इस संबंध में पूर्व में जारी कार्यालय ज्ञापन में आंशिक संशोधन करते हुए आदेश जारी करा दिए गए हैं। पर्यटन मंत्री विभाग की समीक्षा के दौरान कलाकारों के पंजीकरण के संबंध में भी ये आदेश दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के कलाकारों का ही पंजीकरण किया जाए जो मूल रूप से प्रदेश के निवासी हैं। राज्य के बाहर रहने वाले उत्तर प्रदेश के कलाकारों का पंजीकरण कराने के लिए उनके पास यूपी का ही आधार कार्ड होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के कलाकारों को अधिक से अधिक कार्यक्रम आवंटित हो, इसे ध्यान में रखते हुए पंजीकरण की प्रक्रिया में बदलाव किए गए हैं। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117525 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस,
इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.390.org और साथ मिलकर बनाएं समावेशी समाज। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी रहते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगाते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगाकर सोते हो। तो बात जब हाथों के जर्म्स की हो तभी प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। Hello, welcome to iWay. Our new contact number is 8800004334. Please note that our toll-free number will be discontinued soon. Kindly reach out to us on a new number. iWay में आपका स्वागत है। अब से हमारा iWay का नया नंबर है 8800004334 यानी 8800004334। कुछ समय में हमारा टोल फ्री नंबर बंद हो जाएगा। कृपया हमारे नए नंबर पर ही संपर्क करें। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, एक बड़ी खबर सुनते हैं राजस्थान से। राजस्थान में अब दिव्यांगजनों को यूडीआईडी दिव्यांगता आईडी बनाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। प्रदेश के 15 लाख से भी अधिक दिव्यांगजनों को राहत देते हुए सरकार ने अब हर सरकारी अस्पताल में दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनाने का फैसला किया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम में व्याप्त प्रावधानों के तहत भेजे प्रस्ताव पर चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इसे मंजूरी दे दी है। अस्पतालों को सर्टिफिकेट बनाने के लिए 3 सदस्यीय बोर्ड बनाना अनिवार्य होगा। बोर्ड के अप्रूवल के बाद ही सर्टिफिकेट को स्वावलंबन पोर्टल पर दिव्यांग के यूडीआईडी कार्ड बनाने की प्रक्रिया को अपलोड करना होगा। इसके बाद दिव्यांग ऑनलाइन इसकी डिजिटल डिलीवरी ले सकेंगे। सर्टिफिकेट बनाने के लिए दिव्यांगजन की सुविधा अनुसार अलग बोर्ड रूम बनाया जाएगा। यदि किसी अस्पताल में दिव्यांगजन की बीमारी अनुरूप बोर्ड को एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं मिल पा रहा तो उन्हें संबंधित अस्पताल उच्च अस्पताल में रेफर भी किया जा सकता है। दोस्तों, रेफरल अस्पताल जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, बाड़मेर, भरतपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, करौली, बांसवाड़ा में चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से अधिकतर मेडिकल कॉलेजेस अस्पताल हैं। दोस्तों, अब उत्तराखंड से एक केस सुनते हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक विज्ञापन में दिव्यांग आरक्षण की श्रेणी का सही उल्लेख न करने के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद लोक सेवा आयोग की अपील को खारिज कर दिया है और कहा है कि आयोग की गलती के लिए याचिकाकर्ता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति आशीष नेथानी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के नाम को उच्च पद के लिए सरकार को अग्रसरित करने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों, दरअसल देहरादून के निवासी महावीर प्रसाद राणा ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके कहा था कि लोक सेवा आयोग ने 2013 में नगर निगम में राजस्व निरीक्षक के पद के लिए एक विज्ञापन जारी किया था, जिसमें ये स्पष्ट नहीं था कि पद किस विकलांगता श्रेणी के लिए आरक्षित है। याचिकाकर्ता ने कहा कि उनके दोनों पैर काम नहीं करते। राणा ने याचिका में कहा कि 2014 में उन्होंने लिखित परीक्षा पास कर ली और 15 में हुए साक्षात्कार में शामिल होने वाले वे अकेले दिव्यांग थे। हालांकि आयोग ने उनकी दावेदारी को इस आधार पर खारिज कर दिया कि वे पद के लिए योग्य नहीं हैं, क्योंकि ये पद ऐसे उम्मीदवार के लिए आरक्षित था जिसका एक पैर खराब हो। याचिकाकर्ता ने विज्ञापन को एकल पीठ के सामने चुनौती दी, जिसने के उनके पक्ष में निर्णय दे दिया। बाद में आयोग ने इस निर्णय को खंडपीठ के समक्ष स्पेशल अपील के जरिए चुनौती दी
उच्च न्यायालय के खंडपीठ ने आयोग की अपील को खारिज कर दिया और कहा कि याचिकाकर्ता को आयोग की गलती के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने आदेश पारित करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता का नाम उक्त पद पर नियुक्ति के लिए सरकार को भेजा जाए। दोस्तों, खबर सुनते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश सरकार हर जिले में विकलांग व्यक्तियों को मोटराइज्ड तिपहिया वाहन देने वाली है। सरकार ने इसके लिए बजट भी आवंटित कर लिया है। राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे कृत्रिम अंग और अन्य सहायक उपकरणों का वितरण भी सुनिश्चित करेंगे। सरकार का लक्ष्य विकलांगों को आत्मनिर्भर बनाना और वितरण की प्रक्रिया को पारदर्शक बनाना है। योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिव्यांगों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरणों के वितरण के लिए 37.40 करोड़ रुपए और मोटराइज्ड ट्राइसिकल वितरण के लिए 2 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया। मंगलवार को राज्य मंत्री ने विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में बैठकर दिव्यांगजन कल्याण योजनाओं की समीक्षा की और कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए वितरण प्रक्रिया को सरल, त्वरित और पारदर्शी बनाया जाए। हाल ही में प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 100 मोटराइज्ड ट्राइसिकल वितरित की गई हैं। अब इसे विस्तार देकर मांग और पात्रता के आधार पर सभी जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाने की योजना है। दोस्तों, आपको बता दें कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण एडिप योजना के तहत प्रत्येक जिले में पात्र दिव्यांगों को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राइसिकल वितरित किए जाएंगे। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को एलिम्को के सहयोग से कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं और कहा है कि आवंटित बजट का पूरा लाभ पात्र उम्मीदवारों को मिलना चाहिए। अर्जुन पोर्टल पर मोटराइज्ड ट्राइसिकल के लाभार्थियों की सूची का विवरण तैयार किया जाएगा। डुप्लीकेसी रोकने के लिए और वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए जानकारी को नियमित रूप से अपडेट भी किया जाएगा। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं चंडीगढ़ से, जहां पर कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि दिव्यांग सैनिकों को लाभों को चुनौती देने में असंवेदनशील और गैर अनुपालन का रवैया दिखाने के लिए रक्षा मंत्रालय और भारतीय सेना के अधिकारियों की कड़ी आलोचना की जानी चाहिए। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि केंद्र द्वारा अपने पूर्व सैन्य कर्मियों के प्रति अपनाए गए इस दृष्टिकोण की निंदा भी होनी चाहिए। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस एच.एस. गरेवाल की खंडपीठ ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण AFT द्वारा विकलांग सिपाही सरवन सिंह के पक्ष में दिए गए आदेश के खिलाफ रक्षा मंत्रालय और भारतीय सेना द्वारा दायर मामले की सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां की हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये मामला दिव्यांग लाभों के व्यापक दायरे से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि सरकार ने चिकित्सा संबंधी दिव्यांगता पेंशन के 3 स्लैब प्रदान किए हैं, जिसमें कि 50% से कम, 50 से 75% और 76 से 100% तक के 3 स्लैब बनाए गए हैं। हालांकि सरकार ने शुरू में ये लाभ केवल उन लोगों को दिया था जो अमान्य हो गए थे और उन दिव्यांगता पेंशन भोगियों को नहीं जो सेवानिवृत्त हो चुके थे। लाभ भी केवल 1996 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले तक ही सीमित थे। सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि दिव्यांग पेंशन भोगियों को इस प्रकार के लाभ मिलेंगे, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि या सेवा मुक्ति का प्रकार कुछ भी हो, और बकाया राशि पर भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं छत्तीसगढ़ के कबीरधाम से। कवर्धा में 2 किलोमीटर तक पैदल घिसलते चलकर दिव्यांग संघ के दर्जनों कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे। पुलिस ने उन्हें गेट पर ही रोक दिया। सभी ने मुख्यमंत्री के नाम 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। सरकारी सेवा में कार्यरत छत्तीसगढ़ दिव्यांग संघ के दर्जनों कार्यकर्ता अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट से मिलने कवर्धा के सिग्नल चौक से कलेक्ट्रेट कार्यालय के गेट तक 2 किलोमीटर तक पैदल घिसलते चलते हुए पहुंचे, लेकिन यहां सुरक्षा में तैनात पुलिस अधिकारियों ने उन्हें कलेक्ट्रेट में दाखिल होने से रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारी जिला कार्यालय के गेट पर ही बैठे रहे और शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की।
घंटों बाद प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार पहुंचे, जिन्हें सीएम के नाम से ज्ञापन सौंपा गया। लेकिन क्या है संघ की ये मांगे? तो दोस्तों, आपको बता दें कि संघ की मांग है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के अलग अलग विभागों में 150 से अधिक अधिकारी कर्मचारी फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट के आधार पर सरकारी नौकरी कर रहे हैं। इनके प्रमाण पत्र की जांच कर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कई बार संघ की ओर से आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके साथ ये मांग भी लंबे समय से की जा रही है कि दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांग वंदन योजना बनाकर प्रति माह 5,000 रुपए मासिक पेंशन दिया जाए, बीपीएल की बाध्यता खत्म की जाए और 21 वर्ष से अधिक आयु के अविवाहित दिव्यांग युवतियों को महतारी वंदन योजना का लाभ दिया जाए और इसी तरह की विभिन्न मांगे हैं, जिन्हें जल्द से जल्द पूरा करने पर संघ ने जोर दिया है। दोस्तों, खबर सेबी से। सेबी ने दिव्यांगों के लिए बड़ा फैसला लिया है। उसने सभी रेगुलेटेड एंटिटीज को दिव्यांग लोगों को डिजिटल केवाईसी नो योर कस्टमर्स की सुविधा देने को कहा है। मार्केट रेगुलर ने ऐसे सभी अकाउंट्स के लिए FAQ भी इशू कर दिया है। इस FAQ में इस सुविधा के बारे में विस्तार से बताया गया है। सेबी के इस FAQ में कहा गया है कि अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति खुद हस्ताक्षर नहीं कर पाता है तो उसके गार्डियन के हस्ताक्षर से अकाउंट ओपन किया जा सकता है। हालांकि गार्डियन और दिव्यांग को एप्लीकेबल KYC नियमों का पालन करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को ऑनलाइन या डिजिटल KYC की सुविधा दी जा सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई दिव्यांग क्लाइंट ऑनलाइन या डिजिटल KYC का अनुरोध कर रहा है तो इंटरमीडिएटरी को लाइव एनवायरनमेंट में वीडियो कैप्चरिंग की सुविधा देनी होगी। FAQ में ये भी बताया गया है कि अगर दिव्यांग व्यक्ति वीडियो KYC के दौरान खुद के सजीव होने के वेरिफिकेशन के लिए आंखें नहीं झपका पाता है तो इंटरमीडिएटरी दूसरे पैरामीटर्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। इसमें पल के झपकाने की जगह फेशियल एक्सप्रेशंस, सिर हिलाना, स्क्रीन पर साफ तौर पर क्लाइंट के OTP को दिखलाना, रियल टाइम वीडियो रिकॉर्डिंग और स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दिखाने जैसे तरीकों का इस्तेमाल शामिल है। दोस्तों, आपको बता दें कि सेबी ने ये FAQ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इशू किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला 30 अप्रैल 2025 को लिया था। इसमें दिव्यांग व्यक्ति की पहुंच फाइनेंशियल सर्विसेज तक सुनिश्चित करने के लिए जरूरी उपाय करने को कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मतलब ये था कि दिव्यांग लोगों को डिजिटल KYC की सुविधा मिलनी चाहिए। दोस्तों, खबर सुनते हैं चेन्नई मद्रास से। मद्रास हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न की शिकार 80% दिव्यांग महिला के 28 सप्ताह के भ्रूण का चिकित्सीय परीक्षण करने के बाद गर्भपात करने का आदेश दे दिया है। चेंगलपट्टू जिले की 80% दिव्यांग महिला 27 वर्षीय इस महिला का उसके पड़ोसी ने रेप किया था। यौन उत्पीड़न की शिकार महिला गर्भवती हो गई। इसके बाद पीड़िता की मां की शिकायत पर पड़ोसी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। ऐसी स्थिति में माता पिता ने पीड़िता के भ्रूण का गर्भपात कराने के लिए चेंगलपट्टू सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दरवाजा खटखटाया। उस समय अस्पताल प्रशासन ने 28 सप्ताह के भ्रूण का गर्भपात करने से इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़िता की मां ने मद्रास हाईकोर्ट में मामला दायर कर यौन उत्पीड़न की शिकार महिला के भ्रूण का गर्भपात कराने का आदेश मांगा था और ये मामला हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति भरत चक्रवर्ती के समक्ष सुनवाई के लिए आया था। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि गर्भपात कराने का जो सही समय होता है यानी कि 24 सप्ताह का समय तो बीत चुका है। हालांकि पीड़िता 80% दिव्यांग है। उसे देखते हुए उसके भ्रूण का गर्भपात किया जा सकता है। उसके बाद अदालत ने अपने फैसले में पीड़िता को गर्भपात कराने का आदेश दे दिया। न्यायमूर्ति भरत चक्रवर्ती ने चेंगलपट्टू सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डीन को आदेश देकर कहा कि इसे पूरी प्रक्रिया में चिकित्सा समिति का तुरंत गठन कर पीड़िता की जांच की जाए और यदि भ्रूण का गर्भपात संभव है तो उसे तत्काल कार्रवाई से किया जाए। न्यायमूर्ति ने ये भी कहा कि रेयर केस में गर्भपात के लिए 24 सप्ताह की समय का पालन करना जरूरी नहीं है। यदि इसके बाद भ्रूण का गर्भपात नहीं किया जा सकता है तो ये जानकारी याचिकाकर्ता को दी जानी चाहिए।
दोस्तों फिर से एक बार नमस्कार। आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स पर, जहां पर अब तक हम सुन चुके हैं आज के शो की सारी ही खबरें विस्तार से। और अब शो में समय हो चुका है DEPWD यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की तरफ से आ रही सोशल मीडिया अपडेट्स जानने का। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इस सेक्शन के तहत हम डिपार्टमेंट से आ रही ताज़ा तरीन ऑथेंटिक ऐसी पोस्ट को पढ़ते हैं जिससे कि आपको सीधा लाभ मिल सके। डिपार्टमेंट और रेडियो उड़ान दोनों ही अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि ये जानकारी बड़े ही ऑथेंटिक फॉर्मेट में आपके पास पहुंचे और समय रहते ये आप तक पहुंच जाए। जैसे कि कोई अगर फॉर्म्स खुले हैं नेशनल अवार्ड्स के लिए या फिर किसी कोर्स के लिए, तो आप समय रहते इसका फायदा उठा सके। दोस्तों साथ ही साथ डिपार्टमेंट की पूरी कोशिश होती है कि आपको अलग अलग दिनों के बारे में भी जागरूक किया जाए। जैसे कि वर्ल्ड सिजोफ्रेनिया डे की आज एक अपडेट हम सुनने वाले हैं। दोस्तों साथ ही साथ डिपार्टमेंट पूरी कोशिश करते हैं कि विभिन्न योजनाओं के बारे में वो समय समय पर पोस्ट करते रहें ताकि कई लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे जिसका लाभ वे उठा पाए। दोस्तों आपसे मिलने वाली सराहना और आपसे मिलने वाले सुझावों से सीधे साबित होता है कि आपको ये सेक्शन और हमारा शो प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स बेहद पसंद आता है। आपके प्रेरणा भरे शब्द पढ़कर हमें बहुत अच्छा लगता है और हर बार ये शो नए सिरे से फ्रेश सिरे से बनाने की हमें प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों आइए इसी प्रेरणा के साथ शुरुआत करते हैं आज के DEPWD MSJE सोशल मीडिया अपडेट्स सेक्शन की कम्युनिटी कलर्स पर। इस पहली पोस्ट के माध्यम से हम जानेंगे कि डिपार्टमेंट किस बारे में हमें सचेत करना चाहते हैं। ये टॉपिक है वर्ल्ड सिजोफ्रेनिया डे। इसके बारे में डिपार्टमेंट लिखते हैं कि सिजोफ्रेनिया दुनिया भर में लोगों को प्रभावित करता है, फिर भी ये सबसे अधिक गलत समझी जाने वाली मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों में से एक है। सिजोफ्रेनिया जागरूकता दिवस पर आइए एक अधिक समावेशी दुनिया बनाने की दिशा में कदम उठाएं, जहां लोगों को उनके निदान से परे देखा जाता हो और उन्हें देखभाल, करुणा और सामुदायिक सहायता से सशक्त बनाएं। दोस्तों आप जान लें कि इस पोस्ट के साथ साथ डिपार्टमेंट ने एक ग्राफिक भी साझा किया है जिसमें कि सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया दिए गए हैं। आइए पढ़ते हैं ये सिम्टम्स। इसमें दिए गए हैं कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, नेगेटिव सिम्टम्स, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, डिल्यूशंस एंड हैलुसिनेशंस। अपनी अगली पोस्ट के माध्यम से डिपार्टमेंट सभी को सचेत करना चाहते हैं कि दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के लिए आवेदन खुल चुके हैं। पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2025। आपका हुनर, आपका साहस अब गूंजेगा पूरे भारत में। अपने हौसले और संघर्ष की कहानी को बनाइए देश के लिए प्रेरणा। 15 मई से 15 जुलाई 2025 तक कर सकते हैं आवेदन। एक मंच जहां आपके जज्बे को मिलेगा राष्ट्रीय सम्मान। आवेदन या नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर www.awards.gov.in यानी कि www.awards.gov.in पर है। इन पर ऑनलाइन माध्यम से आप आवेदन या नामांकन भेज सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 15 मई से 15 जुलाई तक है, तो जल्द से जल्द अपना आवेदन भर दें। इस अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं AI फॉर एम्पावरिंग PWDs। जी हाँ दोस्तों, डिपार्टमेंट लिखते हैं विकलांग व्यक्तियों के लिए सशक्तिकरण विभाग MSJE एलिम्को के सहयोग से दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए AI पर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर # राष्ट्रीय सम्मेलन माने के नेशनल कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कर रहा है। ये ऐतिहासिक आयोजन होगा जिसमें कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और विकलांगता समावेशन के क्षेत्र में काम करने वाले प्रतिभाशाली दिमाग एक साथ काम करेंगे। सम्मेलन में ऐसे समाधानों और साहसिक विचारों पर चर्चा की जाएगी जो एक ऐसे भविष्य को आकार देंगे जहां प्रौद्योगिकी हर क्षमता को सशक्त बनाएगी और पहुंच अपवाद नहीं होगी बल्कि आदर्श बन जाएगी। इसी के साथ शेयर्ड एक ग्राफिक के माध्यम से डिपार्टमेंट लिखते हैं AI for empowering PWDs National Conference on Artificial Intelligence for Empowering Persons with Disabilities दिव्यांगजन।
30 मई 2025, होटल द ललित, बेंगलुरु। दोस्तों, अगली पोस्ट के माध्यम से डिपार्टमेंट साझा करते हैं कि वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया दिवस के अवसर पर डिपार्टमेंट की तरफ से कौन से उपक्रम लिए गए। 24 मई 2025 को विश्व स्किज़ोफ्रेनिया दिवस के अवसर पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अधीन विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों और समग्र क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा जन जागरूकता बढ़ाने हेतु विशेष कार्यक्रम और वेबिनार्स का आयोजन किया गया था। इन आयोजनों का उद्देश्य स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षणों, प्रभावों और शुरुआती हस्तक्षेप के महत्व को समझाना था। ये दिन लोगों को प्रेरित करता है कि वे मानसिक स्वास्थ्य के इस जटिल पक्ष को समझ सके, इसके बारे में खुलकर बात करें और समय रहते सहायता भी प्राप्त कर सके। इन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से स्किज़ोफ्रेनिया से जुड़ी जानकारी, रोकथाम और प्रबंधन के विषय में समाज को संवेदनशील और जागरूक किया गया, ताकि समय पर पहचान और प्रभावी देखभाल सुनिश्चित की जा सके। दोस्तों, इसी पोस्ट के साथ डिपार्टमेंट ने साझा किया है एक कोलाज ग्राफिक, जिस पर कई तस्वीरें साझा की गई हैं जो जगह जगह से नजर आती हैं, जिसमें के डिपार्टमेंट के मान्यवर अनेकों प्रोग्राम्स में हिस्सा लेते हुए नजर आते हैं और इस विषय पर जगह जगह चर्चा भी की गई। कई जगहों पर बैनर्स और पोस्टर्स के साथ रैली निकालकर अवेयरनेस भी फैलाई गई। तो दोस्तों, ये तो था हमारा आज का DEPWD सेक्शन। आशा करते हैं इस सेक्शन से उम्मीद है कि आपको इस सेक्शन से ऐसी जानकारी जरूर मिली होगी जिसका लाभ आप उठा सकते हैं, या फिर ऐसी जानकारी तो जरूर मिली होगी जिसे आप अगले व्यक्ति तक पास ऑन कर सकते हैं जो इसका फायदा उठा सके। तो दोस्तों, प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स पर बने रहने के लिए और इस प्रोग्राम को आखिरी सेक्शन तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, आपका साथ हमें एनकरेज करता है कि आप तक हम अच्छे क्वालिटी का डेटा पहुंचाते रहें, कुछ ऐसी अपडेट्स लेकर आते रहें जो सीधे जुड़ी हुई होती हैं दिव्यांगता जगत से। लेकिन आज का हमारा ये सफर यहीं तक। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? आपके सुझाव या कोई ऐसी खबर जो आप इस शो पर सुनना चाहते हैं, हमसे जरूर साझा करें। हमारी टीम इस पर पूरा काम करेगी। खबर को वेरीफाई किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है, ताकि आसान शब्दों में ये खबरें बयां की जा सके और ये जानकारी आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे ऐसे ही ऑनेस्ट प्रयासों के साथ ऑथेंटिक जानकारी लेकर। आरजे गौरी फिर से हाजिर होगी प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स पर। उम्मीद है तब भी आपका साथ ऐसा ही बना रहेगा और आप पूरे हफ्ते रेडियो उड़ान के एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स, एजुकेशन से भरे प्रोग्राम्स सुनते रहेंगे। आज के लिए प्रोग्राम यहीं तक। जाने से पहले सुनते जाइए आज के शो की हेडलाइंस फिर से एक बार। पेंशन बढ़ाने की तैयारी में दिल्ली सरकार, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को होगा सीधा फायदा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल भुगतान प्रणाली और सरकारी वेबसाइटें हों दिव्यांगजनों के लिए सुलभ। हाई कोर्ट ने KPTCL को 75% दिव्यांग कर्मचारियों को AO नियुक्त करने का निर्देश दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने विकलांग कोटा भर्ती पर मांगा जवाब। अब हर चौथा सरकारी घर दिव्यांगजनों के नाम होगा, केंद्र सरकार का ऐतिहासिक फैसला। लखनऊ में दिव्यांग कलाकारों को हर 2 महीनों में मिलेगा एक कार्यक्रम। राजस्थान के हर अस्पताल में बन सकेगा दिव्यांग सर्टिफिकेट, ऑनलाइन कार्ड डिलीवरी की होगी सुविधा। नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा, लोक सेवा आयोग PSC की गलती के लिए दिव्यांग उम्मीदवार जिम्मेदार नहीं। उत्तर प्रदेश के हर जिले के दिव्यांगों को मिलेगा मोटराइज्ड ट्राइसिकल का तोहफा, योगी सरकार का बड़ा ऐलान। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा, दिव्यांग सैनिकों को पेंशन के मामलों में अदालतों में लटकाना है गलत। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में दिव्यांगों ने किया प्रदर्शन, 2 किलोमीटर तक घिसते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे दिव्यांग संघ के दर्जनों कार्यकर्ता। सेबी ने दिव्यांगजनों के लिए लिया बड़ा फैसला, डिजिटल KYC सुविधा देने को कहा। हाईकोर्ट ने 24 सप्ताह के भ्रूण के गर्भपात की दी अनुमति, पड़ोसी ने दिव्यांग महिला का किया था रेप।